चलिए गाइस शुरू करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको जानने से पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है। दोस्तों, इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स डैश इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू होता है वाई और जेड डैश इज इक्वल टू होता है जेड। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कहना था कि स्पेस और टाइम ये एब्सोल्यूट होते हैं। दोस्तों, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ना तो स्पेस बदलता है ना तो टाइम बदलता है, यानी कि स्पेस एंड टाइम डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर गति कर रहा है तो उसके स्पेस में ना तो चेंजिंग आने वाला है ना तो टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा स्पेस के बारे में बताएं। स्पेस का सेंस दोस्तों होता है लेंथ से, होता है मास से होता है, यानी कि लेंथ, मास और टाइम इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो सी है वो डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। कहने का सेंस है कि अगर लाइट सी वेलोसिटी से इधर जाए और कोई ऑब्जर्वर भी वेलोसिटी से इधर आ रहा हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सी प्लस भी हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट की वेलोसिटी सी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी अगर सेम डायरेक्शन में लिया जाए तब उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी वो सी माइनस भी निकल के आएगी। ये उनका कहना था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कहना था, जो कि गलत साबित हो गया। जब माइकलसन मोर्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट डेवलप किया, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट 1887 में डेवलप हुआ था, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए कांस्टेंट होती है। मतलब आइंस्टीन ने माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को फेल होता हुआ देख ये बता दिया कि लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं होती, यानी लाइट की स्पीड सी माइनस वी नहीं होती, सी प्लस वी नहीं होती, लाइट की स्पीड केवल और केवल सी होती है सभी फ्रेमों के लिए। उन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो सेम होता है सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए। ये इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम भी दिया गया। लेकिन ये तब डेवलप किया गया जब माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट बेचारे का फेल हो गया। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फेल होने के बावजूद भी इसके साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1905 में। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? कि इसका फेल होना, जान लीजिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म देना है। अब कहोगे ऐसा क्या आवश्यक था, वैसे हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ गई। नहीं, देखिए दोस्तों, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने ये सिद्ध कर दिया कि ईथर नामक मीडियम हमारे चारों तरफ नहीं पाया जाता, यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, यानी कि एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बट इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए लाइट को। तो ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, बकवास नहीं करते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की पहली कहानी क्या कहती है दोस्तों, समझिए। पहली कहानी है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेट ऑफ इक्वेशन है इन रिलेटिविटी फिजिक्स, क्योंकि रिलेटिविटी फिजिक्स में ही लिया जाता है। क्योंकि जो अब रिलेटिविटी आ गई तब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डेवलप किया गया, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सुधार किया गया। उनका जो कहना था वो गलत था। उन्होंने कहा स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, जबकि गलत है। स्पेस और टाइम जो होता है वो रिलेटिव होता है, मतलब लेंथ, मास और टाइम जो है रिलेटिव होता है, बदल जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो उसके लेंथ, टाइम और मास में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों चलिए अब आइए हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में चले आगे बढ़े। देखिए, इन रिलेटिविटी फिजिक्स दैट रिलेट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ टू सिस्टम मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी टू ईच अदर। मतलब दो सिस्टम हैं और एक दूसरे के सापेक्ष भी वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो भी कांस्टेंट है। तो स्पेस और टाइम के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बताता है। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। एक मिनट, हाँ। अगला है रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब हाई स्पीड फिनोमेना अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट की तरफ हम जाएं, लाइट की वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करें तो ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको हम अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हाई वेलोसिटी वर्ल्ड में लागू नहीं होता था।
तो समझने का प्रयास करिए, कोई कुछ कॉन्सेप्ट खास नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे हम पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मली एक्सप्रेस द रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट दैट स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। मेरे कहने का मतलब है लेंथ टाइम एंड मास डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। देखो, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने गलती किया उसको सुधारा किसने? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। उसने देखो कह भी दिया कि भाई साहब आप गलत बोल रहे थे, ये सुनो मेरी कहानी, लेंथ टाइम और जो मास होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। दोस्तों मैं कहूँ कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन लाइट की ब्लास्टी से गति करे तो दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर उस केस में जो ट्रेन की लंबाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, ताकि वो प्रकृति के नियमों को बचा सके। जो हमारा नेचर है वो अपनी प्रकृति के नियमों को, मतलब यानी लॉ ऑफ फिजिक्स को बचाने के लिए क्या करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, मतलब इसमें संकुचन कर देगा, जिससे आप आसानी से लॉ ऑफ फिजिक्स को इसमें लागू कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, यानी उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। टाइम भी जो होता है वो भी टाइम डायलेशन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप स्पेस में चले जाएं और स्पेस में जा कर के आप लाइट की ब्लास्टी से गति करें तो आपके लिए समय धीमा चलेगा और जो बंदा इस अर्थ पे खड़ा है वो बुढ़ा हो जाएगा और आप जवान के जवान रहेंगे। कितनी अच्छी बात रहेगी ना। खैर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि जीपीएस सिस्टम भी इसी पर लगाया गया है, इसी पर लागू होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। तो ये आपको पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आ गया। तो गाइस जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश बराबर तो वाई ही रहता है और जेड डैश बराबर तो जेड ही रहता है, इनमें चेंजिंग नहीं आती। अच्छा यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि एक्स प्राइम जो है वो पार्टिकल पी का एस प्राइम से पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। वाई प्राइम जो है वो एस प्राइम फ्रेम से पोजीशन का वाई कंपोनेंट है, किसका पोजीशन? पार्टिकल पी का। और जेड प्राइम जो है वो जेड कंपोनेंट है, ठीक है। और ये 3 रिलेशन हो गया। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे किया जाए? याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ही आपने पढ़ा था। बस क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है। तीसरा वाला स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। तीसरे वाले स्टेप में जो टी प्राइम वाला है उसमें जहाँ यहाँ यक्स नहीं है, ये आप एक्स देख रहे हो ना, एक्स की जगह पे वहाँ टी कर दो, मतलब एक्स की जगह पे टी कर दो। तो अभी देखो और टी की जगह पे एक्स कर दो, यहाँ मैं एक्स कर दूंगा, यहाँ टी कर दूंगा। देखिए कैसे करता हूँ, बहुत ही ध्यान समझिएगा, अभी आपको तैयार भी हो जाएगा। तो गाइस देखिए कैसे करना है आपको। टी प्राइम इज इक्वल टू, वहाँ एक्स था तो आपको यहाँ टी कर देना है, माइनस वहाँ पर क्या था, टी था, वी टी था ना, तो आपको क्या कर देना है, टी की जगह पे एक्स कर देना है। और स्क्वायर, और यहाँ सुनो इधर चीज़ों रखिएगा, अपॉन सी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, यानी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। और अंडर रूट फिर वही कॉन्सेप्ट है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन था दोस्तों, ये चारों रिलेशन आप याद रखिएगा। ये है आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि ट्रांसफॉर्म किया गया, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन को सही करके लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया गया। और अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो आप कमेंट्स का सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका प्रूफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।